नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारी CDS PYQ की सीरीज़ चल रही है, उसके एक और लेक्चर में। आज का हमारा 7वां लेक्चर रहेगा। इसमें हम ज्योग्राफी के जो 2022 के ईयर हैं, CDS 1 2022 का जो है उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक CDS की PYQ सीरीज़ है उसको लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज PYQ है वो सोल्व कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसको लिया है। इसके हम 2025, 2024, 2023 तीनों ईयर्स के जो PYQ हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर उनकी वीडियोस हैं वो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, देखो ये जो नोट्स हैं इस PDF का जो इस लेक्चर की PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कूपन क्लासिफिकेशन से है। तो हमने इस टॉपिक को बार बार इंपॉर्टेंट की जो कैटेगरी है उसमें डाला है, क्योंकि कूपन क्लासिफिकेशन से ऑलरेडी हम क्वेश्चंस है वो देख चुके हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो हम पहले 3 साल के कर चुके हैं उनमें भी हमने इसके क्वेश्चंस है वो सोल्व किए थे। तो देखिए, उसका रिपीटेशन ही एक तरीके से ये क्वेश्चन, हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं है बट रिपीटेशन है जो हमने, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, रिपीटेशन है, ये किस चीज़ का रिपीटेशन अभी बताती हूँ। देखिए, क्या मैंने जब हमने जो पहले क्लासेस की थी उसमें जब क्वेश्चन आया था तो हमने डिस्कस किया था कि डेजर्ट अगर वर्ड आ जाए ना, डेजर्ट, तो वहाँ पर आप बी वर्ड देख लेना, सिर्फ बी, उसी से आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन किया गया है कि राजस्थान जो क्लाइमेट है, अब वो चाहे कुछ भी पूछा हो आगे, बस उसका कूपन क्लासिफिकेशन का हमें क्लाइमेट टाइप बताना है। तो बी वर्ड ढूंढते हम, ए है नहीं आएगा, ए है नहीं आएगा, सी है नहीं आएगा, बी वर्ड देखिए और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी वर्ड जो है वो हमारा डेजर्ट को डिनोट करता है। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन के बारे में है। अगेन हमारा मैपिंग का क्वेश्चन है ये। बरमूडा ट्रायंगल की जो लोकेशन है वो बताने की, बरमूडा जो आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए, हमने मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी है। वैसे अगर किसी को इंटरेस्ट होता है ना हॉलीवुड मूवीज़ में, वो चीज़ें देखी होंगी तो वो उसके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन। बाकी हम इसको अब आसान कर देंगे, अगर किसी के लिए नहीं है, किसी का हॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, इस क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल का नाम आते ही आपको अटलांटिक जो ओशियन है ना उसको याद करना है। ओके, अटलांटिक ओशन में ये क्या है, हमारा बरमूडा ट्रायंगल है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस साइड में है, हमारा जो USA है उस साइड में ये लाई करता है। ठीक है, हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अटलांटिक ओशन वो S की शेप में फैला हुआ है। ठीक है, तो इधर हमारा नॉर्थ पड़ जाता है जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका की साइड में पड़ेगा, और इधर हमारा साउथ पड़ जाता है जो कि किस साइड में पड़ेगा, हमारा साउथ अमेरिका की साइड में। ओके, एनी कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टाइप का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, ये इसमें भी एक्सप्लेनेशन में भी गिवन है कि ये USA की जो ईस्ट कोस्ट है उसके पास, ईस्ट यानी ये वाली जो कोस्ट है इस साइड का एरिया USA का, ठीक है, वहाँ पर है ये बरमूडा ट्रायंगल लाई करता है। ओके, इन केस अगर आपसे कंट्री का नाम भी पूछ लिया जाए कि कौन सी कंट्री के पास ये लाई करता है तो इसके लिए बता रही हूँ मैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए, यूनियन टेरिटरीज का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये क्वेश्चन हम फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर हमें पता होगा, हालांकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2022 का जो है उसका है, तो उस टाइम पर रिपोर्ट आई थी, पब्लिश हुई थी फॉरेस्ट की, तो उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर भी चुकी हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो अभी ये रिसेंटली में सबसे ज़्यादा, देखिए टू योर सरप्राइज, इसका लक्षद्वीप ही आंसर रहेगा। जो अभी तक टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें, हाईएस्ट परसेंटेज कौन होल्ड कर रहा है, लक्षद्वीप होल्ड करता है इस डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, 2022 वाले के अकॉर्डिंग। तो देखिए 90% जो फॉरेस्ट कवर है वो लक्षद्वीप में लाई करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन। अगेन देखिए, सेंसस का डेटा है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेंसस में गिवन है। हमारी जो 12th की NCERT है वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट इसका आंसर क्या है कि भाई इसमें पूछा स्टडी पॉपुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने पहले क्वेश्चन, एक बार पहले भी इसका क्वेश्चन आया है ना, उसमें पूछा था कि ग्रोथ कौन से ईयर में देखने को मिली थी, हाईएस्ट ग्रोथ का ईयर पूछ रखा था, और ये किसका पूछ लिया, स्टडी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन स्थिर कब थी। स्टडी का मतलब क्या होता है हमारा, पॉपुलेशन, एक्सक्यूज मी फॉर माई हिंदी हैंड राइटिंग,
हालांकि इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल काम चलाओ है, समझ आ जाती है, ठीक है। स्थिर जो पॉपुलेशन, अगर थोड़ा वर्ड भी गलत है तो देख लेना, ओके। स्थिर जो पॉपुलेशन हो जाती है उसका पूछा है, तो कौन सी ईयर थी वो हमारी 1921 से लेके 1951 की जो ईयर थी, इसमें हमें स्टेडी ग्रोथ है वो देखने को मिली थी, ओके। और 1951 के बाद क्या हुआ था, रैपिड एक्सप्लोजन हुआ था, और क्वेश्चन हमने देखा था मैक्सिमम ग्रोथ वाला भी, ओके, आ चुका है वो PYQs में ऑलरेडी क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मणिकर्ण जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, अब सबको पता है कि ये गीज़र है एक, ठीक है, जो हिंदी में इसको ताता पानी कहते हैं वैसे, बट जो गीज़र है ये वार्म वाटर का, ठीक है, यहाँ से वार्म वाटर है वो मिलता है, सबने सुना होगा वैसे इसके बारे में, तो ये फेमस है काफ़ी, मणिकर्ण का जो गीज़र है वो। तो हॉट स्प्रिंग, सॉरी गीज़र नहीं, हॉट स्प्रिंग, इनमें डिफरेंस होता है, देखिए गीज़र और हॉट स्प्रिंग में डिफरेंस होता है, आप NCERT को रेफ़र कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों के लिए, गीज़र और जो हमारा हॉट स्प्रिंग है क्या डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है, प्रॉपर दे रखा है उसमें। अब देखिए ये क्या हमारा एक हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर जैसे चर्म रोग वगैरह हैं उनके लिए नहाने के लिए जाते हैं, ऐसे इसके जो पानी होता है ना ये हॉट स्प्रिंग का, वो मिनरल के मतलब मिनरल रिच होता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व करता है, इसलिए लोग जाते भी हैं वहाँ नहाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इज़ नोन फॉर, किसके लिए वो फेमस है, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी, तो सोलर एनर्जी तो फॉर श्योर नहीं होगी, ठीक है, बायो एनर्जी भी नहीं होगी। अब देखिए विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हमें मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलती है, कोस्टल एरियाज़ जो हमारे हैं ना वहाँ पर हमें विंड एनर्जी है वो देखने को मिलती है, तो विंड एनर्जी का ऑप्शन भी हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। बच गया कौन सा, जियोथर्मल। जियोथर्मल कैसे, क्योंकि इसमें जो हीट निकलेगी ना अंदर से, उस हीट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे, उस हीट की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, तो जियोथर्मल एनर्जी है उससे हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ओके। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर होती जा रही होगी, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। देखिए ए पेरीपेडिमेंट इन ए डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज, जो पेडिमेंट्स जो बन जाते हैं ना, जैसे एल्यूवियल जो फैंस बनते हैं, अब आपको जो लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है वो रेफ़र करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम क्लासेस में बोल चुके हैं कई बार कि जो हमारा लैंडफॉर्म्स का चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, इससे हमने क्वेश्चन भी देखे हैं, तो एक बार इसको विजिट कर लेना। देखिए एल्यूवियल जो फैंस होते हैं ना, एल्यूवियल फैन जो बनते हैं हमारे, जब वो मर्ज कर जाते हैं तब क्या कौन सी एक ऐसी फिगर फॉर्म होती है, वो होती है बजाड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बजाड़ा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हाँ देखो इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, ये माउंटेन हो गया, ये पेडिमेंट प्लेन्स हो गई, यहाँ पर ही हमारा पेरी पेडिमेंट बन रहा है, ये रहा पेरी पेडिमेंट बनेगा यहाँ पर, ओके। और इसको हम क्या बोल देंगे बजाड़ा। देखिए ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको फैन जैसी लग रही है ना, देखिए ये फ़ैन है, हमारे एल्यूवियल फैंस बन रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा और एल्यूवियल फैन का आपको डिफरेंस पता होगा, आई होप। एल्यूवियल फैंस बन रहे हैं, ये दोनों मर्ज हो गए ना आपस में, इस मर्ज को क्या बोलेंगे हम, पेरी पेडिमेंट बोल देते हैं, और उसके साथ उसको क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है उसका बजाड़ा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंडिविजुअल लावा फ्लोज के बारे में है कि इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली ए फ्यू फीट, ठीक है, ओके। ये हमें वोल्केनो का टाइप बताना है, टाइप पहचानना है वोल्केनो को, कि कुछ फीचर्स दे रखे हैं ऊपर और इसका हमें टाइप बताना है वोल्केनो कौन सा है। तो देखिए ओवर ए लॉन्ग पीरियड है, ये प्रोसेस चलेगा भाई, कुछ जमा होता जाएगा लावा, ठीक है। रिपीटेड लोज रहेंगे, बट उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, लो रहेगा, ये आपको याद रखना है, यही इसमें कीवर्ड रहेगा हमारा कि एक रिपीटेड लो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं शील्ड वोल्केनो, एक वॉरियर की शील्ड के जैसी होगी। और इसका एक और फीचर क्या है, अगर वैसे तो ये एक्सप्लोजिव नहीं होता है, बट इसकी वेंट के अंदर अगर पानी चला जाता है ना तो ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है। तो वॉरियर की शील्ड से आपको याद रखना है, ओके। तो देखिए शील्ड वोल्केनो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो हेलाइन, क्या हमने कल की क्लास में डिस्कस नहीं किया था कि जो हेलाइन वर्ड है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सैलिनिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सैलिनिटी को अगर हमें डिनोट करना होता है तो हम कौन से वर्ड से करते हैं, हेलाइन वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सैलिनिटी, ओके। आइसो का मतलब क्या है, इसमें देखिए दो चीज़ें पूछ रखी है, एक बार आइसो का भी मतलब आपको बता देती हूँ क्या होता है आइसो। आइसो का मतलब है सिमिलर, मतलब सेम चीज़ें, आइसो सेम, और हेलाइन मतलब सैलिन, जो सैलाइन चीज़ें हैं, सैलिनिटी आप बोल सकते हो। तो सेम सैलिनिटी वाले एरिया की जो लाइन्स है जिनको ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी वाली जो लाइन्स है उनको ज्वाइन करेंगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सोयल टाइप दे दिया और उसके सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक। अगेन सोयल का टॉपिक हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है, हालांकि ये हमारी जो 11th की NCERT है उसमें एक टेबल की फॉर्म में गिवन है, ये इंडियन ज्योग्राफी वाली जो है हमारी इंडियन ज्योग्राफी,
उसमें एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें, और थोड़े इसके फीचर हमें अपने एंड से देखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ को अच्छे से ही पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो दो हमारे टाइप है ना, एंटीसोल और ये इंसेप्टिसोल्स, ये हमारी एलुवियल सोयल के ही टाइप हैं, ओके। जो हमारे इंसेप्टिसोल और ये इंसेप्टिसोल क्या है, हमारे जो न्यू एल्यूवियम बन जाते हैं ना उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यू एल्यूवियम मिट्टी है उसको हम इंसेप्टिसोल, और एंटीसोल किसको बोलेंगे, ओल्ड एल्यूवियम को बोलेंगे, ओके। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था इसलिए बताया है। तो चलिए मैच द कॉलम करते हैं। एंटीसोल्स, एंटीसोल्स क्या होते हैं हमारे, वीकली, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारी होंगी ना एंटीसोल और इंसेप्टिसोल्स, ये क्या होंगी, वीकली डेवलप्ड होंगी। आपको ये याद रखनी है क्या होंगी, वीकली डेवलप्ड होंगी, ओके। दोनों की दोनों जो सोयल टाइप है वो। तो देखिए इसका ए का क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, वीकली डेवलप सोयल विद इन होरिजन्स। और इंसेप्टिसोल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कि सोयल हैविंग वीकली स्ट्रक्चर, वीक स्ट्रक्चर रहेगा इसका, या फिर क्विकली जो डेवलप होते हैं ओरिजिन्स उसको हम इंसेप्टिसोल्स बोल देते हैं, क्योंकि हमारी न्यू एल्यूवियम भी है, ओके। तो इसमें जो क्विकली डेवलप होते हैं ओरिजिन वो होते हैं। अब देखिए हिस्टोसोल्स और ऑक्सीसोल्स बच गया। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करें, सी हट जाएगा क्योंकि ए का हमें पता है 2 आएगा, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शन बच गए, डी का ऑलरेडी आंसर हमें मिल गया है, डी का आंसर क्या रहेगा हमारा 3, और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ओक्स। ओक्स मतलब कि जो आपने बैलगाड़ी का नाम सुना होगा, है ना, पर अभी वो बहुत मतलब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आपको बैलगाड़ी कहीं रेयरली देखने को मिलेंगी, तो क्या हो चुकी हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं। अब कार्स, जो ये छोटे छोटे ई रिक्शा चलते हैं, इनका ज़माना आ गया है। तो सबसे वेरी ओल्ड चीज़ है ये ऑक्सीसोल्स। क्या हो जाएगा, ओक्स से रिलेट करना कि बैलगाड़ी, मतलब ओक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है ना, ठीक है। तो बैलगाड़ी क्या होगी, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, तो वेरी ओल्ड रह जाएगी वो, और हाईली वेदर्ड। तो ये चलिए बस आपको वेरी ओल्ड पता होना चाहिए कि वेरी ओल्ड इसका करेक्टरिस्टिक रहेगा, ओके। तो ये डी का 3 हो जाएगा, हालांकि इसमें भी गिवन है बट स्टिल आपको समझा दिया है एक ट्रिक के थ्रू, ताकि आप कभी इसको ना भूलें। हिस्टोसोल्स बच गया। हिस्टोसोल्स क्या है, जो हाई क्वांटिटी का ऑर्गेनिक मैटर रहेगा ना अपर लेयर्स में, उसको हम बोलेंगे हिस्टोसोल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, इसको आपको याद रखना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, देखिए मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, मतलब हमें लिस्ट को मैच करना है। क्या क्या गिवन है, रेलवे जोन्स गिवन है और इसके हेडक्वार्टर्स गिवन है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी लिंक करते हैं बिना आंसर को देखें। देखिए साउथ वेस्टर्न, अब सबसे पहले हमें आसान सा पकड़ते हैं हम। कोलकाता का हमें पता है कि ईस्टर्न जोन में है, ईस्टर्न कहीं गिवन है, हाँ 2 जगह गिवन है, ईस्टर्न और ईस्ट सेंट्रल। तो ये ईस्ट सेंट्रल एरिया में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ईस्टर्न छोर है जो हमारा इंडिया का, वहाँ पर लाई करता है कोलकाता। तो ये हमारा ईस्टर्न वाला आ जाएगा। तो ईस्टर्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 आते ही हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए डी का 3 अगेन गिवन है इसमें, साउथ ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया हमारा, एक सेंट्रल बच गया और एक वेस्टर्न। देखिए सिकंदराबाद का हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटर में लाई करता है, ठीक है, सिकंदराबाद। तो अगर हमें इसकी नॉलेज होती तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब पर तब नहीं थी, बट अब तो हो गई है ना, अब होनी जरूरी है नॉलेज। ये नहीं कि पहले आपको अरे दुखी नहीं होना इस चीज़ से बिल्कुल भी, अरे यार मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, ना घबराना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ किस लिए हैं, नॉलेज को गेन करने के लिए हैं, ठीक है, ना कि आपके सही गलत कितने हो रहे हैं, आपको आपकी नॉलेज कितनी है इस चीज़ का जजमेंट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, ये क्लासेस उसी के लिए हैं कि आपको एक आइडिया लगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली, ताकि आप एलिमिनेट कर पाएँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको एलिमिनेट करके आप अपना टाइम है वो मेन जो हमारे मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पर अपना ध्यान है वो दे पाएँ, ओके। तो इसका मेन मोटिव वही है। अब देखिए एक मैप के थ्रू हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा बिलासपुर है, ये हो गया हमारा बिलासपुर, ये हो गया हमारा कलकत्ता, ईस्टर्न में है, ये आपको याद रखना है, ओके। ईस्टर्न वाला हो गया सिकंदराबाद, ये हमारा सेंट्रल में हो गया, ओके। हुबली है, ये हमारा थोड़ा सा वेस्ट जो साउथ वेस्ट रीजन में हो जाएगा, लाई कर जाएगा, ओके। एक बार ना ये सिकंदराबाद की लोकेशन चेक करके मुझे बताना, ओके। मैं भी एक बार इसको चेक करूँगी, आप भी एक बार चेक करके बताना, ओके, सिकंदराबाद सही जगह लिख रखा है या नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 10 डिग्री चैनल के क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी आते हैं, हालांकि अब तो थोड़ा सा और एडवांस में पूछने लग गए। 8 डिग्री का पूछ लेते हैं, 9 डिग्री का पूछ लेते हैं। अभी जो FCAT का रिसेंट एग्जाम हुआ था ना उसमें आया था क्वेश्चन, आई गेस 9 डिग्री या 8 डिग्री में से किसी एक में था क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगी किसका क्वेश्चन था, ओके।
तो ये जो डिग्रीज़ हैं हमारी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी डिग्री किसको सेपरेट करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 10 डिग्री है वो हमारा किस में। अब देखिए हमें ये तो पता है कि ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, क्योंकि सब ऊपर ऊपर से यही पढ़ते हैं, बट इसमें थोड़ा डीप में पूछ लिया कि कौन से। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसको सेपरेट करता है। देखिए लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार, यानी कि लिटिल अंडमान हो गया हमारा और कार निकोबार, इन दोनों के बीच से ये 10 डिग्री चैनल है वो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल का। ओके, देखिए अगेन इसमें वही चीज़ सेम, जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है उसको ये सेपरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। अगेन मैच द कॉलम है, वाटरफॉल दे दिया हमें और स्टेट का नाम दे दिया। तो चलिए देखते हैं हम, थोड़ा सा ये हमें लेस नोन नेम से हैं, बट स्टिल इसको एक ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए बरकाना, काना मतलब कान, इसमें वर्ड आ रहा है ना हमारा कान, बरकाना में कान। और कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सा वर्ड आ रहा है, करण, मतलब करण। करण का मतलब क्या होता है हिंदी में, कान ही होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना पर्यायवाची शब्द, तो उसमें है करण का मतलब कान ही होता है। तो देखिए कान को कान से मैच कर दीजिए, ए को 3 से मैच कर दीजिए मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो दूध सागर। जब सागर, सागर यानी बीच से आपको इसको कोरिलेट करना है बीच वर्ड से, और बीच का नाम याद आते ही किसका हम नाम लेते हैं, गोवा का नाम लेते हैं। गोवा की जो बीच है वो फेमस है, तो दूध सागर। तो सागर वर्ड आते ही इसको हम बीच से कनेक्ट करेंगे, और बीच से कनेक्ट करते ही किससे हो जाएगा, ये गोवा से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी का 2, बस अब हमें अगर ये 2 भी पता था ना तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पर स्टिल हम नेक्स्ट की भी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दूधू माँ मतलब दादी माँ, दादी माँ, वेट सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ी सी ना लिखने की आदत नहीं है, बट ठीक है। देखिए दादी माँ, दादी माँ से इसको हम लिंक कर सकते हैं। दादी माँ कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली हैं, ओडिशा की। या फिर आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि दादी माँ हमें क्या दिखाती हैं, दिशा दिखाती हैं। दादी माँ क्या दिखाती हैं, दिशा दिखाती हैं। तो सी का क्या हो जाएगा 2। ओके, दादी माँ क्या दिखाती हैं, दिशा दिखाती हैं, सही दिशा दिखाती हैं। बाकी बच गया किल्लियूर, इसकी कोई ट्रिक मैं नहीं बना पाई हूँ। अगर आप अपने एंड से कोई बना पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आपका कमेंट है वो पिन कर देंगे ताकि और सबको भी पता लग जाए। तो किल्लियूर जो रह गया हमारा वो तमिलनाडु का रह गया। ओके, आई होप सबको समझ आ रही हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। एल नीनो इफेक्ट के बारे में पूछा है, बट हमारी घुट्टी हमने पढ़ी थी कि हमने देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में बताइए। डायरेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट तो नहीं लिखा है, बट स्टिल इसमें लिख रखा है कि नोट करेक्ट आपको बताना है कि नोट ए रिजल्टेंट ऑफ एल नीनो इफेक्ट। तो सबसे पहले एल नीनो इफेक्ट को ही हम देख लेते हैं। देखिए एल नीनो इफेक्ट क्या होता है नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ रेड पेन का मतलब है, आप समझ जाना कि वार्म वाटर है, और ब्लू पेन का मतलब है वो है कूल वाटर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या होती है, जब साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आएगी ना, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स वो क्या करेंगी, जो गर्म पानी है उसकी मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट की तरफ कर देंगी। ओके, ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्ट कोस्ट है उसकी तरफ क्या कर देंगी, गर्म पानी की मूवमेंट कर देंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अगेन प्रोसेस होगा एक कन्वेक्शन, और उसके बाद होगी रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस सबसे पहले हमें ओशन का ही नाम पता होना चाहिए, कौन से ओशन में परफॉर्म होता है ये पूरा प्रोसेस हमारा, पैसिफिक ओशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसिफिक ओशन का आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस है वो पैसिफिक ओशन में ही परफॉर्म होता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्ट कोस्ट है उसका फंडा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना, ब्लू। तो देखिए जो साउथ अमेरिका, नॉर्मल मेनली हम कौन सी कंट्री को देखते हैं, पेरू को देखते हैं। ये आपको याद रखना है, ये जो फिनोमिना है मोस्टली पेरू कंट्री को ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए गर्म पानी की मूवमेंट अगर इधर रह गई तो नीचे से पानी क्या करेगा, ड्वेल करेगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिशरी की जो बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छी, फिशरीज़ की जो कल्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि फिशरीज़ बैंक है वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लैंकटन की ग्रोथ हो जाएगी। प्लैंकटन्स जिस पर फीड करती है ना फिशेज, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ओके, समझ आया, नॉर्मल फिनोमिना समझ आया। अब जैसे ही एल नीनो का ईयर लगेगा ना, एल नीनो जैसे ही लगा, ये पूरा का पूरा जो फंडा है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा कोल्ड करंट आ जाएगा, यानी कि कोल्ड वाटर है वो जमा होना स्टार्ट कर देगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ना,
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से क्या हो जाएंगी, वीक पड़ जाती हैं। जब एल नीनो का ईयर आता है तो ये वीक पड़ जाती हैं, और इसकी वजह से क्या है, जो गर्म पानी की मूवमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट की ईस्ट कोस्ट की तरफ नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, पेन चेंज कर लेते हैं अगेन। देखिए अब वेट ए मिनट है ना, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब मेरे को वार्म का समझाना ना आपको फिनोमिना। देखो फिर वार्म वाटर का क्या होगा भाई, जो गर्म पानी है वो किस साइड आ जाएगा, हमारा पेरुवियन कोस्ट की तरफ आ जाएगा। ओके, जो हमारे पेरुवियन यानी कि साउथ अमेरिका की जो वेस्ट कोस्ट है उस साइड में आ जाएगा वार्म वाटर। उसकी वजह से क्या है, दोनों तरफ है नुकसान ही होता है, मतलब दोनों को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि गर्म पानी आने की वजह से जो प्लैंकटन ग्रोथ है ना, प्लैंकटन की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिशरीज़ हैं, अगेन फिशरीज़ की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। तो जो फिशरी इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट पड़ती है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बारिश देखने को मिलती है, इस वजह से ये चीज़ होती है। आया समझ, जो एल नीनो का इफेक्ट है वो क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर मैप अगेन एक बार देख लें हम। तब तक के लिए अगेन आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस हम समझ चुके हैं कि ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया उसकी तरफ बारिश होगी और जो पेरुवियन है उसकी तरफ सूखा रहेगा, यानी कि कोल्ड जो वाटर है वो देखने को मिलेगा। और ये जो फिनोमेना चेंज हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम बारिश होगी, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिलता है। ओके, अगर बारिश कम होगी तो अगेन यहाँ पर सूखा पड़ेगा, ड्रोट आएगी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो वो फिशरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। और ये सब फिनोमेना कौन इफेक्ट ज़्यादा करता है, इफेक्ट साउथ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स है वो इस फिनोमिना को इन्फ्लुएंस करेंगी। ओके, अगेन एक और मैप भी गिवन है। देखिए ये वार्म वाटर है, इसकी मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाती है। साउथ ईस्टर्न जब ट्रेड विंड्स है हमारी वो वीक हो जाएंगी तो वार्म वाटर की जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से एल नीनो का जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ो, अब आपको क्वेश्चन ऐसा समझ आएगा ना कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखिए, डिस्टोर्शन ऑफ इक्वेटोरियल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, हाँ जी, जो नॉर्मल है उसको डिस्टोर्ट कर देगा, क्योंकि जो वार्म वाटर की मूवमेंट है वो किस तरफ होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ होनी चाहिए, उसको डिस्टोर्ट कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये सही है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये इंडियन ओशन की तरफ नहीं आएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं आएगा। ये किस साइड में जाएगा, हमारा जो पेरुवियन कोस्ट है उस साइड में जाएगा। तो ये ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, और आप इस स्टेटमेंट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए होंगे अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद। ओके, जो आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो ऑप्शन सी है वो इरेगुलरिटीज़ के बारे में कहता है कि इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर है उसकी इरेगुलरिटीज़ होती है। जी हाँ, कहीं इवेपोरेशन होता है और कहीं कंडेंसेशन होता है। ओके, जो कहीं ज़्यादा गर्म रहता है कहीं ज़्यादा ठंडा रहता है, ये भी होता है। ओके, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन्स, जी हाँ, ये हम देख चुके हैं, प्लैंकटन्स की जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस होती है एल नीनो की वजह से। ओके, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को। देखिए, अगेन मैच द कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन है, लेक दे दी और स्टेट्स दे दी। तो देखिए, जो हमारी किचियो पल्लरी जो लेक है ये फेमस है थोड़ी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ये फ्रिक्वेंटली आती रहती है। ये सिक्किम की लेक है हमारी, तो हमारा जो सी का एक होना चाहिए, यानी कि सी का एक, सी का एक, सी का एक, सी का एक, तो मतलब ये दो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे, ये दो बच गए। अब देखिए, जो कली वैली है, मतलब कली वैली, कली कली को हम क्या कहते हैं, मिल, मतलब ये थोड़ा सा ना, चलिए आप इसकी खुद बनाना ट्रिक, मैंने तो इसको बहुत अलग तरीके से याद कर रखा है। ठीक है, बनानी पड़ती है यार ट्रिक्स, जब तक ट्रिक्स नहीं बनाओगे ना तो आप याद हर चीज़ को नहीं कर सकते। ट्रिक्स जब स्ट्राइक करेंगी ना माइंड में तो आपको चीज़ें आसानी से रिकॉल होने लगेंगी एग्जामिनेशन सेंटर में भी, और अगर कोई पूछेगा तब भी। तो इसकी ट्रिक बना लेना अपने एंड से। हालांकि जो मैंने बना रखी हो कि कली, फूल की कली है वो कहाँ मिलेगी हमें, मिल, मतलब फूल की कली, मिल, हमें मिलना है मुझे तुझसे, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो तमिल मतलब मिल, कली, तो कली वैली कहाँ की हो गई हमारी, ए का 4, तो ए का 4 होते ही हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, वेम्बनाड लेक है वो केरला में हो जाएगी, तो डी का हमारा 2 हो जाएगा। ओके, और जो खज्जर, खज्जर हिमाचल प्रदेश, इसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जो खज्जर हिमाचल प्रदेश है उसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। वेम्बनाड लेक हमारी केरला की हो गई, और ये केरला की क्या है, लॉन्गेस्ट लेक है। ओके, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें स्मोक की फॉर्मेशन की जो फैक्टर है वो पूछे कि मोस्ट जो फेवरेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको कीवर्ड याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रखा है। जो स्मोक क्या होता है, फोग
प्लस में जो स्मोक बनती है हमारी, जो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से बनती है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्मोक कह देते हैं। और ये मेनली विंटर्स में ही बनती है। ओके, देखिए लॉन्ग विंटर नाइट्स, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें रेड दिखेगा नहीं है ना। देखिए लॉन्ग विंटर नाइट्स तो हमें चाहिए ही होती हैं, क्योंकि हमें इन्वर्जन का प्रोसेस है वो चाहिए होता है इसमें। हालांकि पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, इस फैक्टर की, ये फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्जन पे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इन्वर्जन। सबसे पहली हमें चीज़ चाहिए कि इन्वर्जन होनी चाहिए, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो ट्रैप हो सके, और जो फोग है वो स्मोक के साथ मिलकर क्या बनाए, हमारा स्मोक बनाए, मतलब डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। तो उसकी ट्रैप करने के लिए हमें एक इन्वर्जन लीड की जरूरत होती है। ओके, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, प्रेजेंस ऑफ मैनी एयर पोल्यूटेंट्स। हाँ जी, ये सेकेंडरी फैक्टर है। थाईलैंड रैपिड फॉल इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट अबव द सी लाइन। ये स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग है, शायद एडिटिंग के टाइम पे ये गड़बड़ हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगेन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लीड बहुत ज़रूरी है कि वार्म एयर यहाँ पर हो, और जो कि हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको क्या करे, कैप्चर करे। ओके, अगेन पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, ताकि आपको दिखे, विजिबिलिटी सही रहे, इस वजह से पेन का कलर चेंज करती हूँ मैं। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस पर आपका ध्यान रहे, क्योंकि पेन के साथ आपकी आंखें भी तो मूव करती है ना, तो वार्म एयर इन्वर्जन लीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखिए माउंट थ्रिलर के बारे में पूछ रखा है, अगेन कहाँ से उठाया गया है जी, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है ये, ठीक है। इसमें पूछा माउंट थ्रिलर की जो अंडमान निकोबार की पीक है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रीजन में, तो कौन से में है, ये हमारे ग्रेट निकोबार में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ अंडमान की एक फेमस पीक है, सैडल पीक है, इसको हम सैंडल से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें अच्छी क्वालिटी के सैंडल चाहिए तो कहाँ पर मिलेंगे, वो नॉर्थ अंडमान में मिलेंगे, ठीक है। एक स्टोरी के टाइप में आप इसको याद रख सकते हो। ग्रेट निकोबार की कौन सी हो जाएगी, हमारी माउंट थ्रिलर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखिए, मैप में भी लोकेटेड है सैडल पीक, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारे नॉर्थ अंडमान में हो जाएगी। सैंडल कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अंडमान में मिलेगी। देखिए लैंड सरफेसिस दे दिए, हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वही पता होना चाहिए कि एल्बिडो होता क्या है। देखिए एल्बिडो क्या होता है कि कितनी, कौन सा सब्सटेंस या कौन सा सरफेस कितनी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाएगा। जो जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उसका उतना ही ज़्यादा हाई एल्बिडो देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, हमारा स्नो जो है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहेंगे, या फिर स्नो हम कह सकते हैं खाली, अगर स्नो भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्बिडो रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सनलाइट हमारी उसको रिफ्लेक्ट करती है। ओके, इसकी एक टेबल भी है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, एल्बिडो का मतलब क्या है भाई, सनलाइट कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और स्नो रहेगा वो हमारा सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें भी हमने सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क उसके बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपसे पूछा था और भी जो हरियाणा के हैं उनका नाम बताइए। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, दोनों के दोनों कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, हरियाणा में है। ओके, थोल लेक है और फिर वधवाना, इनमें ई नाम दे दिया। इसमें पूछा है कि कौन सी करेक्ट है, अगेन हमारी घुट्टी याद रखनी है आपको, करेक्ट पूछा है इसमें। ओके, करेक्ट कौन सी है, रानीसर नहीं है यार, ये थोड़ा ना टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, पता नहीं कैसे, ये ना रामसर है, ठीक है, रानीसर नहीं है, ये रामसर है। रामसर साइट्स का पूछा है कि ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो ये जितनी भी गिवन है ना, चारों की चारों ये हमारी रामसर साइट्स हैं। ओके, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड। जी नहीं, जो हमारा सुल्तानपुर है वो मैन मेड है, ठीक है। जो हमारी वधवाना है, वेटलैंड है, वो भी मैन मेड है, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी मैन मेड है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स। जी हाँ, बर्डिंग साइट्स है, सुल्तानपुर है, वहाँ पर सारस क्रेन है वो देखने को मिलते हैं मोस्टली। तो देखिए ये बर्डिंग साइट है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी हमारी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए हाँ यहाँ पर करेक्ट है, तो ये रामसर आप सॉल्यूशन देखोगे तब भी समझ जाओगे कि क्या है वो वर्ड, रामसर है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात करता है, स्पेस क्राफ्ट के बारे में बात करता है कि टू स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड दैट वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे दूर है सन से, ठीक है। वुड रन एक्सक्लूसिवली ऑन सोलर पावर। तो अब आपको फारदेस्ट फ्रॉम द सन से एक मिशन याद आया होगा, लूसी जो मिशन है वो फारदेस्ट फ्रॉम द सन के लिए चलाया गया है, कि सबसे ज़्यादा दूर है ये सैटेलाइट है, वो स्पेस क्राफ्ट है वो भेजी गई है। तो कौन से एस्टेरॉइड को स्टडी करने के लिए भेजी गई है, वो
जुपिटर के लिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है ना, उसको स्टडी करने के लिए जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है उसको भेजा गया है। ये एक नासा का मिशन है, ठीक है, ल्यूसी मिशन, इसके अंडर हमने भेजा है जुपिटर पर ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो 2022 CDS-1 के क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो हमारी रहेगी CDS-2 की। CDS-2 2022 के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए 3 काम रहेंगे। रिवाइज़ करना पहला काम रहेगा आपका, दूसरा काम क्या रहेगा, रिवाइज़ करना ही रहेगा, और थर्ड काम क्या रहेगा, ये थोड़ा सा न्यू रहेगा, रिवाइज़ करना। ओके, ये तीनों काम आपको करने हैं, और इन तीनों कामों को करने के लिए आपको कहाँ विजिट करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी लेक्चर की, वहाँ पर जाकर आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।